यहाँ आज के दौर में दर्द कोई नहीं समझेगा साहब कि आपको क्या तकलीफ़ है। चुपचाप रहिए और अपना काम कीजिए, समय एक दिन बता देगा कि आप क्या हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ जो स्नातक स्तर वाले टॉपिक है। आज के दिन में प्रयास करूँगा मैं 3-4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँ जल्दी से, ताकि ये ख़त्म हो जाए। आपका वन लाइनर तरीके से देख रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है, बनने को तो सवाल बहुत बन सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं यहाँ आपको करवा रहा हूँ। अच्छा लगता है आपको तो लाइक किया करें, साझा किया करें, शेयर किया करें, ताकि और साथी भी जुड़कर लाभ ले सकेंगे 1-2 दिन में। और पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक करें ताकि सूचना मिलती रहे वीडियो की। प्रारंभ करते हैं। मोहन राकेश का जन्म काल। सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म काल की 1925। और एक वीडियो में एक मुश्किल से एक आध सवाल में कभी कोई वो टाइपिंग की मिस्टेक होने की वजह से त्रुटि हो जाती है, तो उस पर आप इतना आपने पढ़ लिया तो आपको पकड़ में आ जाता है, तो आप उसको बार बार मेंशन ना किया करें, ये गलत बता दी, ये गलत बता। मेरा प्रयास ये नहीं है आपको गलत बताना, मेरा प्रयास आपको जल्दी से और अच्छा कंटेंट देने का। तो टाइपिंग में त्रुटि हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो मोहन राकेश का जन्म काल 1925 हो गया साहब। मोहन राकेश के प्रमुख नाटकों की बात करें तो इनका जो नाटकों का सवाल है वो इस प्रकार से आता है कि निम्न में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो 3 ये दे देते हैं और एक कोई और दे देते तो वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन आता है इनका, लहरों के राजहंस जो अपने पाठ्यक्रम में है, और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। कि आषाढ़ के एक दिन में लहरों का राजहंस था, हंसों का जोड़ा था, और वो क्या था, आधा अधूरा था। चलिए, लहरों के राजहंस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लहरों के राजहंस किस प्रकार का नाटक है? तो एक ऐतिहासिक कथा पर आधारित नाटक है, ठीक है। किस प्रकार का है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ठीक है साहब। बात करें लहरों के राजहंस नाटक का प्रेरणा स्रोत जो ग्रंथ है वो है अश्वघोषकृत शोधरानंद। ये भी ध्यान में रखना, ये सवाल कई बार है जो पूछा गया है, पहले भी इंपॉर्टेंट बनता है इस अपने टॉपिक से। बात करें लहरों के राजहंस में श्वेतांग और श्यामांग कौन है? तो पूछ लिया जाए लहरों के राज में श्वेतांग और श्यामांग कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है राजभवन के कर्मचारी है, दोनों के दोनों क्या है, कर्मचारी है, सेवक हैं। यह सवाल भी पूछा जा सकता है। जो में पात्र है, पात्रों से अगर कोई सवाल बनेगा तो इन्हीं पात्रों से सवाल है जो बनेगा। श्यामांग किसका प्रेमी है? अलका का। श्यामांग किसका प्रेमी है? अलका का प्रेमी है साहब। नंद की पत्नी का नाम है सुंदरी। नंद की पत्नी का नाम सुंदरी। अलका कौन है? सुंदरी की दासी है ये। और गृहाधिकारी कौन है? शशांक। ध्यान में रखना, गृहाधिकारी कौन है? शशांक है। अलका सुंदरी की दासी है, नंद की पत्नी है सुंदरी, और श्यामांग किसका प्रेमी? अलका का। बुद्ध का सौतेला भाई कौन है? नंद। इस सवाल को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और मैत्रेय कौन है? ये नंद का मित्र है। मैत्रेय कौन है? नंद का मित्र है। भिक्षु आनंद कौन है? बुद्ध का शिष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक में ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नाटक में तथागत किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध को। लहरों के राजहंस नाटक के प्रकाशन की बात करें तो 1963। और कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 1968 भी। तो जो संशोधित नाटक प्रकाशित हुआ था लहरों के राजहंस, वो 1968 में है जो हुआ था साहब, ठीक है। प्रकाशन वर्ष 63, संशोधित प्रकाशन वर्ष पुल्य तो 68, और 63 विकल्प में नहीं हो तो फिर 68 है जो आपको करना अगर पूछ लिया जाए तो। सवाल है लहरों पर डोलने वाले राजहंस के समान किसका मन चंचल है? नंद का। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। लहरों पर डोलने वाले जो राजहंस है उनके समान किसका मन चंचल है? नंद का मन है जो चंचल है। सवाल है जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। यह कथन किसका है? नंद का। देखिए जो नाटक वगैरह हैं, ये कहानियाँ वगैरह, इनमें जो पात्रों के संवाद है, पात्रों के जो कथन है, वहीं से सवाल है जो परीक्षा में पूछ जाने की संभावना ज़्यादा है। तो जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। और ये कथन किसका है? नंद का है जी। चलिए आगे देखते हैं। नाटक का पहला अंक किसके कक्ष में आरंभ होता है? तो सुंदरी के कक्ष में जो आरंभ होता है पहला अंक। और ये नाटक आपने नहीं देखा, अगर देखना चाहते हैं, बाकी समय भी नहीं, अगर देखना चाहते हैं तो 10-11 जो भी इसके वीडियो है पूरे जो
पढ़ाए गए हैं। सेकंड ग्रेड कोर्स फ्री करके आप प्लेलिस्ट बनी उसमें जाकर देखो, मिल जाएगा। गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए द्वार पर आए थे, ये संदेश लेकर कौन आती है? अलका संदेश लेकर आती है। गौतम बुद्ध जो है भिक्षा के लिए द्वार पर आए थे, ये संदेश लेकर आती है। यह छाया मेरे ऊपर से हटा दो, कौन कह रहा है? श्यामांग। ध्यान में रखना इस कथन को कि यह छाया है जो मेरे ऊपर से हटा दो, कौन कह रहा है? श्यामांग कह रहा है। मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है। किसका कथन है? नंद का। महत्वपूर्ण है ये भी। प्रयास ये क्या है, जो पूछा जा सकता है वही मैं शामिल करूँ यहाँ पर। मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है, मतलब अपने में समा लेना चाहती है। किसका कथन कौन कहता है? नंद कहता है कि द्वंद्व की स्थिति में रहता है, यहाँ पर सुंदरी की बात मानूँ वहाँ पर जाऊँ मैं। अगला देखिए, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो इनको समझ में आता है। ये किसका कथन है? सुंदरी का, कि ये लोग इतना ही समझ पाते हैं, इनको इतना ही समझ में आता है। कौन कहता है? सुंदरी। सुंदरी है जो जब गौतम बुद्ध के शिष्य वगैरह और वो वहाँ से तथागत निकलते हैं तो वो चाहती कि ये नहीं जाए, लेकिन फिर भी नंद है जो उधर निकलता है, उसका मन है जो उहापोह में रहता है। तो इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो इनको समझ में आता है। किसका कथन? सुंदरी का कथन है, ध्यान में रखना। लहरों के राजहंस किस पद्धति पर लिखा गया नाटक? आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर। अति महत्वपूर्ण, समझ लीजिए आप इसको, ये मूल केंद्र की बात है। तो लहरों के राजहंस किस पद्धति पर लिखा गया है? आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर। चलिए अगला सवाल, लहरों के राजहंस नाटक का विभाजन कितने अंकों में किया गया है? 3 अंकों में। अंक पूछ लिया जाए तो 3 में। वह कमल ताल में छाया देखता है और उस पर पत्थर फेंकता है। यहाँ पर वह किसके लिए आया? श्यामांग के लिए। श्यामांग कमल ताल के किनारे बैठ जाता है और उसमें छाया देखता है और उस पर पत्थर फेंकता है। तो यहाँ पर ये किसके लिए है? श्यामांग के लिए आया है। नाटक के प्रारंभ में ये पंक्तियाँ हैं जो आ जाती है। किसके आग्रह पर कामोत्सव मनाया जाने वाला है? ध्यान में रखना, सुंदरी के आग्रह पर यह कामोत्सव का आयोजन है जो किया गया है। अगला है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये कथन किसका है और किसे कहा जा रहा है? सुंदरी अलका से कह रही है। सुंदरी का कथन है और किससे कह रही है? अलका से कह रही है। ध्यान में रखना इस कथन को भी आप। अगला कथन देखूं मैं, अगला सवाल देखूं तो लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु है संसार और अध्यात्म का चुनाव। संसार और अध्यात्म का चुनाव यही इस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। संसार और अध्यात्म का चुनाव लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु है। नंद कौन है? बुद्ध का सौतेला भाई। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, एक छाया है, अंधेरे कूप में भटकती हुई छाया। नेपथ्य में ऐसा प्रलाप कौन कर रहा है? ये श्यामांग है जो कर रहा है ये सारी की सारी बातें। सवाल है, लहरों के राजहंस नाटक के नायक नायिका कौन है? नंद और सुंदरी। कौन? नंद और सुंदरी। क्या बात है नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है? ये कथन किसका? श्वेतांग का। ध्यान में रखना, क्या बात है नागदास, नागदास क्या बात है नागदास आते आप तो श्वेतांग ठोक देना। क्या बात है नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है? कथन किसका है? श्वेतांग का है। सवाल है, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। कथन किसका? श्यामांग का। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, श्यामांग का कथन है। सवाल है, तुम सपने भी देखती हैं, तुम सपने भी देखती हो तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश, ये किसका कथन है? सुंदरी का। कि तुम सपने भी देखती हो तो ऐसे ऐसे इसमें ये हो, पत्रहीन वृक्ष और ये सारा कुछ हो, सुंदरी का कथन है। प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी, ये किसका कथन है? अलका का। अलका कथन है कि प्रभात की नींद टूटने से पहले देखा था सपना और प्रभात के सपने सच नहीं होते, ये कथन किसका है? अलका का कथन है। अगला सवाल है, बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग, मतलब एक तार मतलब एक ही जैसा बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, ये कथन किसका है? सुंदरी का। सुंदरी कहती है बहुत दिन, ये ध्यान में रखना इस कथन को भी आप विशेष तौर से, कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, किसका कथन? सुंदरी का।
तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी है, किसका कथन है? सुंदरी का, कि तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी है। अगला सवाल है, न जाने क्यों रेखांकित किया हुआ इस व्यक्ति, इसी प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है यहाँ नाटक कहानियों से। न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा उलझन होती है, कथन किसका है? और यहाँ इस व्यक्ति से संबंध है, ये किसके लिए आया है? तो कथन तो सुंदरी का है, और इस व्यक्ति यहाँ पर जो आया है ये श्यामांग के लिए आया है। सुंदरी कहती है कि श्यामांग को देखकर सदा उलझन सी होती है, कि क्या है ये? ठीक है, सुंदरी का कथन श्यामांग के लिए। कितने दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसे के अंडरलाइन की हुई, उसे कुछ होता जा रहा है। यहाँ जो उसे है ये किसके लिए आया है? श्यामांग के लिए। किसके लिए आया है? श्यामांग के लिए आया है उसे। अगला सवाल, अंत में आने वाले अतिथि आप ही न हो, कथन किसका है और किसके लिए है? सुंदरी का कथन है नंद के लिए, कि अंत में आने वाले गेस्ट है जो आप ही नहीं हो, आप ही न हो। तो सुंदरी का कथन है नंद के लिए है। सवाल है, एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है, किसका कथन है? नंद कहता है जब वो जाता है और उससे लड़ाई झगड़ा मृग से होता है, ये सारा कुछ उसके मन में वो चलता रहता है कि यार क्या हो गया मेरे मन को ऐसे, तो वो उससे कंपैरिजन चलता रहता है। नाटक पढ़ोगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। एक मरा हुआ, आप तो सीधा सवाल याद रखें अगर नाटक नहीं पढ़ा है आपने, एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है, ये कौन कहता है? नंद कहता है। सवाल है, तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए। यहाँ तुम्हारे लिए किसके लिए आया? यहाँ पर है ना कि तुम्हारी कही बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए रखती है। यहाँ पर तुम्हारे लिए आया है सुंदरी के लिए। किसके लिए? सुंदरी के लिए। उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, उन्होंने कहलवाया है कि कल से वे भवन में नहीं रहेगी, बाहर भिक्षुणियों के शिविर में चली जाएगी। यहाँ उन्होंने शब्द किसके लिए है? यशोधरा के लिए। ध्यान में रखना है इस कथन को, उन्होंने किसके लिए आया है? यशोधरा के लिए आया है। सवाल है, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँगा परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि काम उत्सव या कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता है तो। यह कथन किसका है? मैत्रेयी का। किसका कथन है? मैत्रेयी का। यहाँ ऐसा आ जाए कथन की कामोत्सव का आयोजन आज नहीं रखकर कल रखा जाए तो आप तो मैत्रेयी ध्यान में रखना। सवाल है, मेरी कामना मेरे अंतर की है। यह कथन किसका? सुंदर की, कि मेरी कामना मेरे अंतर की है, सुंदर का कथन है। सवाल है, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ। ये किसका कथन है? सुंदरी का, कि मेरे उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ। कौन कहती है? सुंदरी। सवाल है, मैं आज्ञा चाहूँगा कुमार। यहाँ कथन किसका है और कुमार किसके लिए आया है? इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान में रखना है इसको। तो कथन तो मैत्रेयी का है और कुमार है जो नंद के लिए आया है। कथन तो मैत्रेयी का और कुमार किसके लिए आया है? नंद के लिए आया है। सवाल है, लहरों के राजहंस नाटक में यक्षिणी किसके लिए आया है? सुंदरी के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को भी। मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। ये किसका कथन है? सुंदरी का। जब संवाद हो रहा होता है सुंदरी से तो सुंदरी कहती है कि मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ है जो नहीं ढूंढता है। सुंदरी का कथन है। आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए हैं। किसका कथन है? श्वेतांग का। आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए हैं। किसका कथन है? श्वेतांग का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा ही होगा। लगा तो फिर लाइक कर दिया करो आप, लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। और सभी मित्रों को शेयर कर दें, साझा कर दें ताकि वो भी जुड़कर आखिरी समय में लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के दिन में 3-4 वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो, सकारात्मक बातें मैं डालता रहता हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से। तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।